हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स एक्ट हम लोग शुरू किए थे जो सेमेस्टर 3 का है। इन केस ऑफ ओडिशा का सिलेबस की अगर हम बात करें तो बाकी जगह के सिलेबस के हिसाब से शायद अलग अलग सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे वो था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। एक चीज ध्यान रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक है, साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। तो वो सभी को तुम ज्वाइन कर लेना ताकि हम जो भी आने वाले एग्जाम्स के टाइम में जो भी हो, रिवीजन वीडियोस वगैरह जो भी हो, वो सब अपडेट तुम लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। लास्ट वीडियो में हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। आज हम लोग नोट्स को रीड करेंगे और उसके साथ साथ में हम लोग रिवाइज करते हुए कॉन्सेप्ट को आगे चलेंगे। ठीक है, द असेसमेंट ईयर, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 29। दिस मीन्स अ पीरियड ऑफ 12th month commencing from 1st April every year। असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड होता है, हर साल 1 अप्रैल को वो शुरू होता है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड is previous year and such income is taxable in immediately following year which is the assessment year। मतलब assessment year क्या हो गया, याद करो हम बात भी किए थे। अगर मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं, मान लो 1 अप्रैल को शुरू किया, तो मेरा ईयर कब खत्म होगा, 31/3/2021। ये साल तो मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये साल में मैं जो भी पैसा कमाऊंगा मैं इसका टैक्स कब दूंगा, इसके नेक्स्ट ईयर में मैं दूंगा। मतलब इसके नेक्स्ट ईयर में मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग करूंगा और अपना टैक्स का पेमेंट करूंगा। मतलब कब से कब तक, 1/4/2021 से लेके 31/3/2022। तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, उसके बाद इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 is taxable in the assessment year 2022-23। assessment year always start from 1st April and it is always a period of 12 month। assessment year हमेशा 1st अप्रैल से शुरू होके 12 महीने का पीरियड होता है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर देखो अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है ये 12 महीने का पीरियड हो। अगर मैं साल के बीच में बिजनेस को शुरू करता हूं तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर छोटा होगा। अगर मैं साल के स्टार्टिंग में शुरू करता हूं या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने का होगा। जैसे कि एग्जांपल लें, द टर्म हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, इट मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर, मतलब हमारे एग्जाम्पल में ये हमारा असेसमेंट ईयर था, तो इसके पहले वाला ईयर कौन है, प्रीवियस ईयर है मेरे लिए। ठीक है, अब ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, एज मेंशन अर्लियर द इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर असेसमेंट इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये जो साल भर का पीरियड है ना, ये तो एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर वो बिजनेस के लिए जो साल के फर्स्ट डे को शुरू होता है। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस सेटअप होता है ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर साल के बीच में, मान लो मैं शुरू करता हूं 10 नवंबर 2021 को, मान लो मैं बिजनेस शुरू करता हूं 10 नवंबर 2021 को, तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा। असेसमेंट ईयर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असेसमेंट ईयर ये साल कब कंप्लीट होने वाला है, ये होने वाला है 31/3/2022 को। तो मेरे लिए असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा, 1/04/2022 से लेके 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर शुरू होगा अब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जिस दिन मैं बिजनेस शुरू किया वो दिन से लेके ईयर का एंड तक, वो छोटा सा पीरियड होगा मेरे लिए प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है पूरा का पूरा 12 महीने का पीरियड हो। प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ न्यू बिजनेस क्या होता है, जिस दिन मैं बिजनेस शुरू किया उस दिन से लेके ईयर का एंड तक। हो सकता है वो 2 दिन हो सकता है वो 2 महीने हो सकता है वो 4 महीने हो सकता है वो 6 महीने हो सकता है वो 12 का 12 महीना भी हो। लेकिन जिस दिन से बिजनेस शुरू हुआ उस दिन से लेके 31/3/2000 जो ईयर एंडिंग है तब तक का। ठीक है, चलो रीड करते हैं।
In such a case, the previous year shall be a period beginning on the date of setting up of the business or profession and ending with 31st March of the said financial year. If the source of income come into existence in the said financial year, then the previous year will commence from the date on which source of income newly comes into existence and will end on 31st March of the financial year. ठीक है, एग्जैक्टली वही लिखा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है? चलो अब दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल तुम्हारे लिए होमवर्क में है, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, दोनों होमवर्क में है, दोनों को पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा पर्सन। डेफिनेशन नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में है वो है पर्सन का डेफिनेशन। अब पर्सन कौन होता है? पर्सन का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इनकम टैक्स जो लगता है ना वो किसी पर्सन के ऊपर लगता है। मतलब अगर पर्सन नहीं है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए पर्सन कौन है उसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं पर्सन कौन होता है। हमारे पास यहाँ पे 7 प्रकार के पर्सन, मतलब इनफैक्ट 8 प्रकार के हैं, लेकिन 7 प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है। 2 को एक साथ लिखा गया है, एओपी एंड बीओआई एक ही कैटेगरी के लोग होते हैं, इसीलिए एओपी और बीओआई एक साथ लिखा गया है। अदरवाइज हमारे पास 8 पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला है इंडिविजुअल, उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद है कंपनी, उसके बाद है फर्म, उसके बाद है 5वां नंबर एओपी, 6वां नंबर बीओआई, 7वां नंबर लोकल अथॉरिटी, 8वां नंबर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, अब मैं तो बहुत सारे नोट्स दिया हूं, डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगा सभी पॉइंट्स का, लेकिन हो सकता है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ पर्सन में 8 ठो नाम इंपॉर्टेंट हो, अंदर का कंटेंट इंपॉर्टेंट ना हो। तुम लोगों को ये पूरा का पूरा लर्न करने का जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ये 8 पॉइंट्स लर्न करने हैं और सभी के बारे में एक एक लाइन लर्न करना है, याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए। पूरा का पूरा पैराग्राफ बैठ के रट्टा नहीं लगाना है, समझ लेना है सिर्फ, और सिर्फ एक एक लाइन याद रखना है, ताकि अगर पर्सन का डेफिनेशन आ जाए तो 8 टॉपिक को तुम लोग लिख के, 8 पॉइंट को लिख के उसके बारे में एक एक लाइन लिख सको। ठीक है, चलते हैं सबसे पहला इंडिविजुअल के अंदर। अब इंडिविजुअल कौन होता है? द टर्म इंडिविजुअल्स मीन ओनली अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब अ ह्यूमन बीइंग, जो इंसान ह्यूमन बीइंग है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। अब इसके अंदर बहुत प्रकार के लोग आते हैं, देखते हैं कौन कौन इंक्लूड हो जा रहा है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड अ माइनर, माइनर मतलब 18 साल से छोटा बच्चा। ठीक है, और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमागी हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। बट द असेसमेंट इन सच अ केस मे बी मेड ऑन गार्जियन और मैनेजर। अगर ऐसा कोई आदमी है, माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट कोई भी प्रकार का असेसमेंट नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? तो उस केस में उसके गार्जियन का या फिर मैनेजर का हम लोग असेसमेंट करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे क्या बना देते हैं? एसएससी बना देते हैं। और ल्यूनेटिक पर्सन, ल्यूनेटिक मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव हिज इनकम इन केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन। अच्छा, अगर कोई इंसान साल के बीच में मर जाए तो, अगर किसी इंसान के साल के बीच में डेथ हो गया, एक आदमी था 1 अप्रैल से काम कर रहा है, मस्त उसके अकाउंट में सैलरी आ रहा है, मस्त उसके अकाउंट में सैलरी आ रहा है, 6 महीने जम के कमाया, 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने 30 लाख कमा लिया। उसके बाद अचानक से किसी रीजन से उसका डेथ हो जाता है, तो क्या 30 लाख रुपीस पे टैक्स नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो चला गया। अब टैक्स कौन देगा? अब टैक्स देंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके लीगल हेयर्स जो होंगे वो लोग इसका टैक्स का पेमेंट करेंगे, उनके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा, वो लोग उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और जो भी टैक्स होता है वो सरकार को देंगे। याद रखना हमेशा, सरकार अपना टैक्स किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार अपना टैक्स नहीं छोड़ेगा। वो किसी न किसी से, किसी न किसी तरीके से असूल करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इन केस में अगर का इंसान का डेथ हो जाता है तो उस केस में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो सरकार अपना टैक्स को कलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि अगर इंसान का डेथ हो गया तो टैक्स भी माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अगर डेथ हो जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का लाइबिलिटी होता है टैक्स के पेमेंट करने का। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। पॉइंट नंबर 2 है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं।
पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। अब क्या होता है जनरली, ये पिताजी थे जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे थे, ये पिताजी थे बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे थे, इन्होंने बहुत मेहनत करके बिजनेस सेटअप किए। इनके 2 नालायक लड़के थे, 2 नालायक बेटे थे। इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। मतलब इनका एक बहुत बड़ा काउंटर था, मिठाई की दुकान थी, स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान थी। ये दोनों नालायक लड़कों ने अपने जीवन में कोई और बिजनेस नहीं करके उन्होंने क्या कर लिया, ये बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब ये बिजनेस का मालिक कौन, पापा मालिक, बेटा नंबर 1 मालिक, बेटा नंबर 2 मालिक। अब किसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, किस हिसाब से इस बिजनेस को हैंडल किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट लेके आया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है ना जॉइंट फैमिली का, जॉइंट फैमिली और फैमिली बिजनेस है ये। अब इनका क्या है, फैमिली बिजनेस है। अब ये पापा का इंडिविजुअल बिजनेस या बेटा नंबर 1 का इंडिविजुअल बिजनेस या बेटा नंबर 2 का इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, ये फैमिली का जॉइंट फैमिली बिजनेस है। अब इस केस में टैक्स किसके ऊपर लगाया जाए, कौन होगा लाइबल टैक्स देने के लिए, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा टैक्स लाइबल के लिए। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, इसमें एक मालिक बनाया जाता है जिसका नाम है कर्ता। ये इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मालिक है, मतलब सीनियर है, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको कर्ता बनाया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। और बाकी सब जो होते हैं उसके मेंबर होते हैं, कोपासिनर्स बोला जाता है, बाकी सब होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि किसी भी घर में, किसी भी फैमिली में अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म सिद्ध अधिकार उसका उसके बिजनेस फैमिली के प्रॉपर्टी पे आ जाता है। अगर फैमिली के पास अगर 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो जन्म सिद्ध अधिकार है इस बच्चे का। अब ये एक दिन हुआ है इसको जन्म हुए को, और ये आज कितने रुपए का मालिक बन गया है, 100 करोड़ में अपने हिस्से का ये मालिक ऑलरेडी बन गया है। ये हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर मेंबर इक्वली ओनर है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो एक दिन जन्म हुए को उसको एक दिन क्यों ना हुआ हो, वो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इसका अधिकार बन गया फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके आज पापा से वसूल करने लग जाओ कि मेरा अधिकार है, मुझे मेरे अधिकार का पैसा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम लोग टैक्स पर्पस के लिए पढ़ते हैं। चलो देखते, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 91, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। और एक मजे की बात यह, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग से पैन नंबर आता है, जैसे तुम्हारा पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अलग से पैन नंबर आता है और उसका अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न अलग से फाइल किया जाता है, मतलब तो सभी मेंबर अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करेंगे, ये अपना अलग से भी फाइल करेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपना अलग से एक और रिटर्न फाइल करेगा HUF के नाम से, ठीक है। इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ टर्म पर्सन। The levy of income tax is on every person, therefore the income tax is payable by the HUF, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखो मैं पूरा इतना लंबा डेफिनेशन दिया हूं यहाँ पे, सभी को पढ़ने का कोई नीड नहीं है, जितना मार्किंग हो रहा है उतना पढ़ लो तो बहुत है। मतलब समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, और सिर्फ जितना मार्किंग किया जा रहा है उतना पढ़ लेना, तो उतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ने का कोई भी नीड है नहीं, ठीक है। Hindu undivided family has not been defined under Income Tax Act. The expression is, however, defined under Hindu law as a family, which consists of all male linearly descendant from a common ancestor and include their wives and daughters. देखना, याद रखना, daughters भी included हैं, wives भी included हैं, ठीक है। डॉटर भी इंक्लूडेड है। जनरली क्या किया जाता है कि मेल मेंबर को फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है और फीमेल मेंबर को नहीं दिया जाता है, ऐसा किया जाता है बहुत जगह। लेकिन अगर हम यहां पे भी पढ़ें, अ डॉटर ऑफ कोपासिनर बाय बर्थ shall be a copacener in her own right in the same manner as son.
जितना अधिकार लड़के का है उतना ही अधिकार डॉटर का भी है। ये हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रूल्स बोलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स जितना अधिकार एक मेल मेंबर का है फैमिली प्रॉपर्टी में उतना ही एक फीमेल मेंबर का भी है फैमिली प्रॉपर्टी में। मतलब वो एग्जैक्टली सेम, उसका जितना हिस्सा है जो फीमेल चाइल्ड है उसका भी उतना ही हिस्सा है फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर, अकॉर्डिंग टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर कॉल्ड कोपासिनर्स। कोपासिनर्स कौन हो गए? एक तो कर्ता हो गया, फैमिली के जो हेड ऑफ द फैमिली वो तो कर्ता हो गया, और बाकी मेंबर्स सब क्या हो गए? कोपासिनर्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर हाँ, इंडो कोपासिन इंक्लूड दोस पर्सन हु एक्वायर इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। अर्लियर ओनली मेल, देखो ये पहले ऐसा होता था, अर्लियर ओनली मेल डिसेंडेंट्स वेर कंसिडर्ड एज कोपासिनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005। 6 सितंबर 2005 को एक रूल में चेंज किया गया, और उस रूल के अकॉर्डिंग अब डॉटर्स हैव ऑल्सो बीन अकॉर्डेड कोपासिनरी स्टेटस, मतलब उनको भी अब कोपासिनर बना दिया गया, जिसमें अब उनका भी क्या है? इक्वल राइट है। जितना एक मेल मेंबर का है उतना ही एक फीमेल मेंबर का है, ना 1% ज्यादा ना 1% कम, एग्जैक्टली सेम, जितना मेल का है उतना ही फीमेल मेंबर का भी है। चलो आगे चलते हैं, देखना अब यहां पे आ जाओ, डायरेक्टली यहां पे आ जाओ। द रिलेशन ऑफ एचयूएफ डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बट अराइज फ्रॉम स्टेटस। देयर नीड नॉट be more than one male member or one female co-partner with effect from 5th September 6th September 2005 to form a HUF। पहले क्या होता था? मोर देन वन चाइल्ड का रिक्वायरमेंट था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के लिए, और साथ में एक मेल चाइल्ड होना भी जरूरी था। जैसे हम एग्जांपल लिए, ये स्वीट शॉप वाला मिस्टर क्या नाम ले लें इसका, मिस्टर, ये मिठाई दुकान वाला, ठीक है। ये मिठाई दुकान वाले के 2 लड़के थे, जरूरी नहीं है 2 बच्चे हों तब ज्वाइंट फैमिली होगा, एक बच्चा है तब भी हो सकता है, और ये बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो तब भी हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते हैं। पहले ऐसा रूल हुआ करता था कि सिर्फ मेल मेंबर है, एक मेल चाइल्ड है, तभी हम लोग एचयूएफ बना सकते हैं, और मोर देन वन चाइल्ड होना चाहिए, 2 चाइल्ड है तभी बना सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ रूल हुआ करता था, वो सभी रूल को हटा दिया गया है। अब हम लोग एचयूएफ डायरेक्टली बना सकते हैं। एक अगर सन या डॉटर कोई भी है तो एचयूएफ का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 also does not indicate that a HUF is accessible entity must consist at least 2 male member or 2 co-partner। ऐसा कोई रूल है ही नहीं इनकम टैक्स के अंदर में, तुम्हारे लिए लाइन किसी काम का नहीं है, तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली काट सकते हो। अंडर इनकम टैक्स 1961 देखो जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज वुड ऑल्सो बी असिस्ट एज अ HUF। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे होता है वैसे जैन अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है, सिख अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है। वो लोगों को भी सेम स्टेटस दिया गया है जितना एचयूएफ का जो रूल्स है, एग्जैक्टली जैन अनडिवाइडेड फैमिली में भी वही रूल्स है, और सिख अनडिवाइडेड फैमिली में भी एग्जैक्टली सेम रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर, जिसका नाम है कंपनी। थर्ड डेफिनेशन हमारा कंपनी, हम लोगों ने ये 2 पढ़ लिया है। अब आते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी तो बहुत लोगों ने सुना होगा। कंपनी, फॉर ऑल पर्पज ऑफ द एक्ट द टर्म कंपनी हैज अ मच वाइडर कनोशन देन दैट अंडर द कंपनीज एक्ट। अंडर द एक्ट द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स, देखो क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है। एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 226। इंडियन कंपनी क्या होता है हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, ये रहा डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडियन कंपनी, उसके बाद एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड, एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी। एक तो हो गया इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी फर्स्ट, नेक्स्ट हो गया कोई भी फॉरेन कंपनी। अब ये फॉरेन कंपनी क्या होता है इसका भी डेफिनेशन हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, ये रहा हमारा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है, आएगा वो भी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच इज एसेसेबल और वॉज एसेस्ड एज कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922, 1961 हो गया अब ये, और
फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1/4/1970 अंडर द प्रेजेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी whether incorporated or not and whether Indian or non-Indian which is declared by a general or special order of the CBDT to be a company। मतलब देखो यहाँ पे एक तो इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों तो इंक्लूडेड है ही पहला 2 पॉइंट के हिसाब से। बाकी 2 पॉइंट क्या बोलना चाहता है, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज एसेबल और एसेस्ड एज कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर। कोई असेसमेंट ईयर में उनको माना गया है कि वो एक कंपनी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर एक्ट। उसके बाद है अगर कोई कंपनी को डिक्लेयर किया गया है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एसोसिएशन को अगर डिक्लेयर किया गया है कि तुम कंपनी हो, कौन डिक्लेयर करेगा, सीबीडीटी डिक्लेयर करेगा। सीबीडीटी कंपनीज को कंट्रोल करने का एक बोर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी का नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अगर वो डिक्लेयर किया है किसी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी को कि तुम अब से कंपनी हो, तो फिर उसको कंपनी के रूप में हम लोग मान लेंगे। मतलब हमारे लिए ओवरऑल डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल डेफिनेशन में हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला 2 पॉइंट इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, क्लास ऑफ कंपनी देखते हैं, कुछ डेफिनेशन है क्या क्या है। सबसे पहला डोमेस्टिक कंपनी, किसको बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी? इट मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी other company with in respect of its income liable to income tax, जिसका income liable to income tax has made the prescribed arrangement for the declaration and payment of dividend including dividend of within India payable out of such income। क्या मतलब है, किसी कंपनी का इनकम इज लाइबल टू इनकम टैक्स, जिसका इनकम लाइबल है इनकम टैक्स के लिए इंडिया में, has made the prescribed arrangement for declaration and payment of dividend, जो डिविडेंड पेमेंट करता है। डिविडेंड मतलब जो साल में कंपनी एक बार अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देता है, पैसा देता है, जैसे लोन देने पे इंटरेस्ट मिलता है वैसे शेयर्स खरीदने पे डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंडिया में जो कंपनी करता है उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंपनी क्या होता है, 2 कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। क्या क्या है 2 कंडीशन, सो दैट द कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज इंडियन कंपनी। क्या है, पहला कंडीशन है द कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इंडिया में फॉर्म्ड और रजिस्टर होना चाहिए। हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 अभी जो कि चेंज होके हो गया है कंपनीज एक्ट 2013, उस पे रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द और द प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जो कंपनी का एड्रेस होगा, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो हम लोग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाते हैं, वो एड्रेस किसका होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक इंडियन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी में आता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। एक ऐसा कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन हो गया है। चौथा डेफिनेशन फॉर्म, 5वां एओपी, 6वां बीओआई, लोकल अथॉरिटी 7वां और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 8वां। ये हम लोग सभी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो चैनल के साथ हमेशा से जुड़े रहना ताकि हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो तुम लोगों को टाइमली मिल पाए। हम एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर का सभी वीडियोस को यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे। मतलब हम इतना एश्योरेंस देंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल से क्लासेस करने के बाद तुमको और किसी भी कोचिंग क्लासेस करने का जरूरत शायद नहीं पड़ेगा। कंप्लीट नोट्स के साथ, कंप्लीट रिवीजन वीडियो के साथ हम लोग सभी कुछ प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल के अंदर में। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़ जाना और याद रखना दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा वीडियोस और भी अपलोड हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना और वीडियो के नीचे पीडीएफ का लिंक है, पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर लेना ताकि नोट्स तुम लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलो बाय बाय।